अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट किरण राजपूत। सबसे पहले तो जिन प्यारे दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। आपके फीडबैक का भी हमें शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। जी नाज़रीन, आज हम आए हैं KMC कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जहां पर प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम के प्लेटफॉर्म से चेयरमैन इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ कायम खानी साहब ने ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया है और यहाँ पर तमाम शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आए हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इंजीनियर्स की बहुत बड़ी तादाद आई है। तो आइए प्रोग्राम का सिलसिला शुरू करते हैं और कुछ इंटरव्यूज़ भी आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम के प्लेटफॉर्म पे आज ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है। एक तो इस हवाले से बताइएगा और अपना मुकम्मल तारुफ भी करवाइएगा। देखिए, मैं KDA में इस वक्त मेंबर एडमिशन की हैसियत से जो है वो काम कर रहा हूँ और हमारा जो ग्रेड फोरम है उसमें मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। तो प्रोग्राम जो है ये प्रोग्रेसिव इंजीनियर्स फोरम का है और ग्रेड फोरम के साथ इनका कोलैबोरेशन है और आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग के हवाले से हमने इनके साथ जो है कोऑपरेशन और ताउन किया है। और आप देख रहे होंगे ये प्रोग्रेसिव पैनल की जो एक रिवायत है जो उन्होंने कायम रखी हुई है और आज पूरी कराची से जो है डॉक्टर्स, इंजीनियर, प्रोफेसर, लेक्चरर, ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट्स यहाँ आएंगे। और आज के प्रोग्राम में हमने एज अ चीफ गेस्ट जो है कन्वीनर MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मुसद्दीकी को इनवाइट किया है और उनसे दरख्वास्त की कि वो आएँ और हमारे मेंबर्स के सामने अपनी पार्टी का प्रोग्राम मंशूर और शहरी सिंध के लिए जो कुछ वो कर रहे हैं और ख़ास तौर पर मरदमशुमारी और सेंसस के हवाले से उससे हमारे शुरा को जो है वो आगाह करें। अस्सलाम वालेकुम सर, प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम की जानिब से जो आज ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है उस हवाले से एक तो सबसे पहले अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा और ईद मिलन पार्टी का क्या वजह है। खुशियों का मौका तो है लेकिन एक वजह भी होती है जिसकी वजह से आपने सबको यहाँ पे जमा किया, तो उस हवाले से भी तफसीलात बताइएगा। देखिए, मेरा नाम इंजीनियर आदिल अस्करी है और मैं द इंजीनियर्स पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ पाकिस्तान में। और ये जो प्रोग्रेसिव इंजीनियर हैं ये भी हमारी इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी है और उसका हिस्सा हैं और इन्होंने आज इस फ्रेटर्निटी को एक साथ एक जगह पर बुलाया और ताकि यहाँ पर कोई हम लोग जो है वो एक तो आपस में नेटवर्किंग और गेट टुगेदर और ये इम्पॉर्टेंट लम्हा था एक ताकि ईद मिलन पार्टी को जो है ना हम सेलिब्रेट कर सकें और आपस में एक दूसरे से मिल सकें। मुल्क के मौजूदा हालात इस बात पर वाज़े तौर पर इस बात पर है कि जब तक इंजीनियरिंग कम्युनिटी को, इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी को मुल्क के इदारों में नहीं लाया जाएगा, आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अंडर डेवलप्ड कंट्री है और इसमें इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस को आगे लाना होगा। तो इसके लिए हमने जो है ना, जैसे डॉक्टर्स की अपनी तंजीमें हैं और लॉयर्स की अपनी तंजीमें हैं, इसी तरह इंजीनियरिंग फ्रेटर्निटी आपस में अब बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से मुत्तहद होकर पाकिस्तान के लिए सोच रही है। और ये जो हल्का हल्का सा आपको उठता हुआ स्पार्क नज़र आ रहा है ये इसी बात को तय कर रहा है कि आगे पाकिस्तान को हम तो उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी हो और पाकिस्तान की बेहतरी जो है वो उसी सूरत में है कि जब आप इंजीनियरिंग को भी उसी कैडर में रखेंगे जहां पर और दीगर शोबाजात को रखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम के ने जो आज ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी, मेरा नाम फराद ख़ान है। बाई प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, खासा पुराना इंजीनियर हूँ। मैं दाऊद इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग की थी बैक इन 78। अच्छा, अब जहाँ तक ये कि जी प्रोग्रेसिव इंजीनियर्स वालों ने जो ये प्रोग्राम अटेंड किया है तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक अच्छा, इस बहाने कुछ इंजीनियर जमा हो जाएंगे, इंजीनियरों से मुलाकात हो जाएगी और एक अच्छी काविश है। बट आई थिंक इट्स काइंड ऑफ अ जॉइंट ये प्रोग्राम, तो लेकिन अच्छी काविश है इंजीनियर्स के लिए और उनके मुस्तकबिल के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ बताइएगा और दूसरा ये कि प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम ने जो आज ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया है इस हवाले से क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा जहाँ तक इंट्रोडक्शन है वो है डॉक्टर बिलाल अहमद अलवी, वाइस चांसलर नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी। बेसिकली मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ और साथ में मैं मज़ीद इसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपने आप को टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर कहूँगा। तो मेरा बैकग्राउंड जो है, मैंने स्पार्को से अपना कैरियर स्टार्ट किया जिसमें सेटेलाइट पर काम किया,
फिर उसके बाद MS और PhD जो है ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस में की, और फिर मेरे पास जो है मैंने फिर एकेडमिया को ज्वाइन किया। कुछ अरसे इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहा। ज़्यादा प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग का जो है जिसके मैं बानियों में से का एक मेंबर मौजूद हूँ। हम लोगों का मकसद सिंपल यही रहा है कि इंजीनियर्स के मफादात की हिफाजत की जाए और उनको माशरे में उनका मुकाम दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा और दूसरा ये बताइएगा कि प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम की प्लेटफॉर्म से जो ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया गया है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम जो है अली खुर्शीदी है और मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान का डिप्टी पार्लिमानी लीडर हूँ मैं सिंध असम्बली में। बिल्कुल ऐसे इवेंट जो होते हैं वो यकीनन जो चूँकि ये सारा इशू जो है पर्टेन कर रहा है जी इंजीनियरिंग साइड से, सारे इंजीनियर्स जो हैं वो आते हैं और गेट टुगेदर होती है। यकीनन जो इंजीनियरिंग रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं उसको टेकअप करना, डिस्कस करना, हाईलाइट करना और आगे किस अंदाज से जो है वो जिस अंदाज से ये प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम ने ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया है तो काबिल सताइश है। इस तरह के इवेंट होते हैं तो एक तो मिंगल करने का मौका मिल जाता है लोगों को और यकीनन जो अपने रेलेवेंट फील्ड से जो उनको इश्यूज़ आ रहे होते हैं डिस्कशन हो जाती है तो एक हेल्दी इन्वायरमेंट अवेलेबल होता है ऐसे ईद मिलन पार्टी है इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने के बाद। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तो अपना मुकम्मल तारुफ बताइएगा। दूसरा ये कि प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम ने जो ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया है, यहाँ पे आप भी शामिल हैं, तो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राना अंसार है और मैं सिंध असम्बली की मेंबर हूँ और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मैं वहाँ की पार्लिमानी लीडर प्रेजेंट करती हूँ। और आज जो आप देख रहे हैं, इतनी गहमा गहमी देख रही हैं और इतना खूबसूरत ईद मिलन पार्टी रखी गई है, तो इसका ये ईद मिलन का मकसद ये होता है कि हम सब बैठें, एक दूसरे से अपने शेयर करें, हंसें, बोलें, बातें करें और एक दूसरे की जो हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो बहुत सारा कमी हो जाती है। लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं और बैठते हैं तो वो इवेंट्स में हम एक दूसरे से मिलते हैं जो बहुत सारे लोगों से हम नहीं मिल पाते। एक सबसे अच्छी बात ये है कि जो इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से ये इतना अच्छा प्रोग्राम, ये महफिल सजाई गई है। इस तरह की मतलब ईद मिलन गाए बगाए हर साल में एक ही दफ़ा होते हैं और लेकिन ये होता है कि कभी ना कभी कोई इस तरह के सेमिनार्स होते हैं कि उसमें मुलाकात हो जाती है। लेकिन ईद मिलन ऐसी होती है जिसका नाम सुनते ही ईद आता है तो खुशी का एक मौका होता है। अस्सलाम वालेकुम सर, एक तो अपना मुकम्मल तारुफ करवाइएगा, दूसरा ये बताइएगा कि प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग फोरम ने जो ईद मिलन पार्टी का यहाँ पे एक सिलसिला रखा है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? खुशियों की वजह है लेकिन इसके बावजूद आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शब्बीर अहमद कायम खानी है। मैं रुकन राब्ता कमेटी MQM पाकिस्तान हूँ और साबिक सूबाई वज़ीर हूँ मैं। आज मोहम्मद यूसुफ कायम खानी की तरफ से ये इंजीनियरिंग काउंसिल, इंजीनियरिंग फोरम के जितने हमारे इंजीनियर हज़रात थे वो उनके एजाज़ में और ख़ासकर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो कि MQM पाकिस्तान के कन्वीनर हैं और MNA, उनके एजाज़ में ये तकरीब सजाई है ईद मिलन पार्टी। आपने खुद ने कहा कि ईद खुशियों का मौका होता है और यकीनन आपके चैनल की तरफ से गो कि ईद को गुजरे हुए कोई आज से 10-12 दिन गुजर गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं फिर ईद मुबारक भी कहूँगा और यूसुफ भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने ईद की खुशी में ईद मिलन पार्टी के वाले सबको जमा किया और जमा करने का काम बहुत कम लोग करते हैं जिसको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं, वरना ज़्यादातर इस माशरे में आप देखें कि लोग तो बिगाड़ पैदा करने वाले लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम रेहान भाई, प्रोग्रेसिव इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म ने जो आज ईद मिलन पार्टी का इनेकाद किया है, आपकी मौजूदगी बता रही है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम है। आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि जो हमारे पाकिस्तान में आज इंजीनियर बन रहे हैं वो या जो पहले दौर में जो इंजीनियर बने थे उनमें क्या कंपैरिजन देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये प्रोग्रेसिव की जानिब से ये ईद मिलन रखी गई है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि और यहाँ पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी इन्वाइटेड हैं एज अ चीफ गेस्ट। बुनियादी मकसद ये है कि प्रोफेशनल इंजीनियर्स बिलखसूस और मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता जो नौजवान हैं कराची के, वो हमेशा से कलीदी किरदार अदा करते रहें। इंटरेक्टिव सेशन है, इंजीनियरिंग के सेक्टर के हों चाहे दीगर सेक्टर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, उनको एक इंटरेक्टिव सेशन और नेटवर्किंग का सेशन फराहम करना है। मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह की अपॉर्चुनिटी MQM हमेशा से क्रिएट करके देती रही है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक़ से दरिया, लेकिन कभी दरिया में समंदर नहीं गिरता। ख़वातीनो हज़रात,
اب میں دعوت خطاب دینے جا رہی ہوں اس پررونق تقریب کے مہمان خصوصی کنوینئر MQM پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کو. اپنی تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے گا. ہمارے آپ کے ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی. پروگرام کے روح رواں سادگی، انکساری اور کامیابی کا ایک امتزاج ہمارے یوسف قائم خانی بھائی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ اور بہت سارے تمام حاضرین. کوئی اسٹیج سے آ کے دیکھ لے تو کسی بھی سیاسی دل بند ہو سکتا ہے. حاضرین محفل السلام علیکم. اور مجھے خوشی ہے کہ مجھے علم سے بات کرنے کا تعلق یہاں کراچی بیٹھا ہوا ہے، جس کو منی پاکستان کہتے ہیں. اور غالب گمان یہ ہے کہ یہاں پر تمام ہی پاکستان کے کونے کونے سے جو علم کے لیے، اپنے روشن مستقبل کے لیے، کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے، نوکریوں کے لیے یہاں پر ہوں گے. یہ منی پاکستان ہے، یہ پاکستان کا چہرہ ہے. یہ پاکستان کے یہاں سے دارالخلافہ لے جایا جا چکا. صنعتی، کاروباری اور تجارتی دارالخلافہ بھی. پورا پاکستان ہے. آج آپ لوگوں سے، لیکن آج بھی آپ کے پروگرام سے آنے سے پہلے جو واردات اس شہر میں ہو رہی ہے، ہم تو سر جوڑ کر انجینئرنگ ہوتی رہی ہے. کبھی انتخابی نتائج انجینئرڈ ہوتے ہیں اور کبھی مردم شماری انجینئرڈ ہوتے ہیں. یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں، میرا گمان ہے کہ غالب اکثریت ان کی بیٹھی ہوگی جن کو پاکستان کی آزادی کی بڑی قدر ہوگی. خواتین حضرات، ہم بڑے خوش نصیب تھے کہ ہمیں آزادی ملی. ہم بڑے بد نصیب ہیں کہ ہم نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی. قدر کس چیز کی جاتی ہے؟ قدر اس چیز کی جاتی ہے جس کے لیے آپ قربانی دیتے. تو دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں، آپ نے تو اس ملک کے خاطر 20 لاکھ جانوں کی قربانی دی. بہت زیادہ قیمت اور بہت زیادہ قربانی مانگی ہے اس ملک نے. اور میرا گمان ہے یہاں پر اکثریت ان لوگوں کی ہوگی کہ جن کے اجداد اس پوری قربانی کے اس مرحلے سے گزرے ہوں گے. میں جس عمر میں ہوں، میں نے تو اپنے بزرگوں سے سنے وہ واقعے، کٹتی ہوئی قافلوں کے، خون آلود سڑکوں کے، اور چیخوں سے لرزتے ہوئے بام و در کے. ہر گھر کی ایک کہانی
बुजुर्गों को ये वो कहानियां सुनाते हुए और उनकी आंखों में नमी आते हुए उनके चेहरे बदल जाने, हिचकियां हम सबको याद है। गालिब इम्कान ये है जो लोग यहां बैठे हुए हैं वो इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी है, जिनके अजदाद ने पाकिस्तान इख्तियार किया, इरादा किया, फिर पाकिस्तान इख्तियार किया। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, यहां जो लोग बैठे हुए हैं इस कराची शहर में, जो हिजरत करके आए थे, जो इरादी और इख्तियारी पाकिस्तानी थे, सन 70 में उन्होंने दोबारा फिर पाकिस्तान को इख्तियार किया, फिर लाखों जानों की कुर्बानी दी, 7 लाख जानों की। और फिर हमने तारीख लिखेगी कि इस इरादे और इख्तियार में हमने कहां कहां तारीखी गलतियां की। फिर 71 में हमने 71 में हमारे यहां मौजूद लोगों ने एक और इरादा और इख्तियार किया। हमने सिंध को अपने लिए सूबे के तौर पर खुद इख्तियार किया है। उस वक्त के आमिर ने, याया खान ने बुलाया महाजिर काबरीन को और पूछा, क्योंकि पाकिस्तान बनने के, हम जिस पाकिस्तान में आए थे हमारे अजदाद, और जिस कराची में आए थे वो सिंध का हिस्सा नहीं था, वो पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। हम पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में आए थे। कायदे आजम के बनाए हुए दारुल खिलाफा में आए थे, दारुल हुकूमत में आए थे। लेकिन यहां से जब हुकूमत करने वाले शहर के नहीं रहे तो दारुल हुकूमत भी चला गया। मुझे कहने की इजाजत दीजिए, 2 पाकिस्तान है। आज पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, इनको फैसला करना चाहिए। जिस हाल में आपका शहर है, आपकी शनाख्त है, आपकी पहचान, और जिस इम्तिहान में है, वहां सिर्फ सियासत से काम नहीं चलेगा, यहाँ सियासी क़यादत से काम चलेगा। मैं भी सिंध मेडिकल कॉलेज में सियासत करने नहीं गया था, डॉक्टर बनने गया था। यहां भी इंजीनियर्स बहुत सारे उस वक्त के बैठे होंगे जिन्होंने मजबूरन एक सियासी तहरीक के लिए काम करने पर अपने आप को इसलिए आमादा किया कि वो समझते थे कि उनकी जात से ज्यादा अहम पाकिस्तान है, उनके मुस्तकबिल से ज्यादा अहम पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में यह अहम तरीन बात है कि आज हम और आप बैठे हैं, फैसला करें कि हम और आप कितने अहम हैं इस पाकिस्तान के लिए। आज यहां पर तमाम जबानें बोलने वाले, मुझे उम्मीद है यहां बैठे हुए होंगे, जो इस शहर का हिस्सा है। और मुझे गुमान ये है, मैं गुमान पे ही बात कर रहा हूं आज, कि जिन लोगों की बात मैं कर रहा हूं कि यहां पे गालिब अक्सरियत बैठी होगी, उनके बारे में मुझे ये भी कहने दीजिए कि कभी कभी ये भी गुमान होता है कि वो अपनी शनाख्त पे ही शर्मिंदा है। जो कुछ है उसको कहने में शर्म महसूस करते, उनको कुछ डाउट्स है कि पाकिस्तान बनाने में उनकी वो कुर्बानियां नहीं है जिसका दावा वो खुद करते रहे। क्या हम में से किसी को ये शुबा है कि इस पाकिस्तान को चलाने के लिए ये शहर कितना अहम है? कोई बताएगा कि कराची को पाकिस्तान की जरूरत है या पाकिस्तान को कराची की जरूरत है? पाकिस्तान हमारी पहली मोहब्बत भी है और आखिरी कमिटमेंट भी है। पाकिस्तान हमारी मजबूरी है। हम अपने हिस्से का पाकिस्तान साथ लाए थे।
اور وہ اپنے حصے کا پاکستان جو ہم اپنے ساتھ لائے تھے وہ پاکستان کو 75 سال سے پال رہا ہے. ہاں ہم قائد اعظم کے بنائے گئے دارالحکومت کراچی میں آئے تھے, اسی طرح ہم قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان میں آئے تھے. ہم قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان میں آ گئے تھے اور پھر ہمیں کس نے بھٹو کے پاکستان میں دھکیلا. آج اس پڑھے لکھے لوگوں کی یہ تعداد یہ بتائے کہ 70 سے پہلے کا قائد اعظم کا پاکستان بہتر تھا یا قائد اعظم کے بعد کا پاکستان بہتر, اور دونوں پاکستانیوں میں فرق کیا تھا. وہ پاکستان جو جرمنی اور جاپان کو قرضے دینے کی پوزیشن میں تھا, وہ پاکستان جس کو کہ کوریا اور ملائیشیا نے جس کے ماڈل کو کاپی کیا. خواتین حضرات, اس پاکستان کو آپ کے اجداد نے ملت اسلامیہ کے لیے ماڈل بنایا تھا. وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو منڈی بنا دی؟ اس شہر نے ثابت کیا ہے کہ تمام پاکستان کی اکائیوں کو, لسانی اکائیوں کو, تمام زبانوں کو, تمام علاقوں کو, تمام قومیتوں کو, تمام طبقات کو, تمام رنگ و نسل کو آپس میں جوڑا جا سکتا ہے. یہ میلٹنگ پاٹ ہے پاکستان کا, جہاں کلچر بھی یہ ایسا کشادہ دل اور وسیع ذہن رکھنے والا ہے جو کلچرل پلورلزم پہ بھی یقین رکھتا ہے اور ایتھنک پرٹیکولرزم پہ بھی یقین رکھتا ہے. میں شاید کچھ اور بات کرتا, لیکن جناب آپ سے انجینئروں سے اس انجینئرنگ پہ بھی بات کی جانی چاہیے جو آپ کے مستقبل شناخت سے لے کر, آپ کی پہچان سے لے کر, آپ کے حقوق تک. خواتین حضرات, باب العلم حضرت علی کا یہ فرمان ہمارے لیے دانش کی ایک مکمل مثال ہے. وہ کہتے ہیں کہ کفر کی حکومت اور کفر کی ریاست تو قائم رہ سکتی ہے, ظلم کے نہیں رہ سکتی. ظلم حد سے گزر جانے کو کہتے ہیں, ظلم انصاف کے نہ ہونے کو کہتے ہیں. اور اس 100 سال میں ابھرنے والے جو اہم ترین, کامیاب ترین اور سیاست کی آخری حد تک دانش کے لحاظ سے پہچانے جانے والے چرچل نے کہا تھا, جب اس وقت کہا تھا جب پورا یورپ ہٹلر کے پیروں میں قدم بوس تھا, جب لندن میں بمباری ہو رہی تھی اور آخری باری برطانیہ کی تھی, تو وہ پورے یقین سے کہہ رہا تھا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. اور کس چیز کے ڈر کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ بم کے بارے میں, توپ کے پاکستان کو بھی صرف کوئی طاقت آپ کے امریکہ ہم سے زیادہ
मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी कल्चरल दुनिया भर की अक़वाम रहती है। उसने कम से कम कोई मयार, दुनिया भर में बमबारी करता रहता है अपने मुल्क के लिए, तो इंसाफ का वो मयार रखा है जिसके बाद जो जाता है वो वापस नहीं आना चाहता। और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था उनकी औलादों के लिए आज पाकिस्तान के निजाम इंसाफ ने इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं इख्तियार छोड़ा बचाने के लिए इस मुल्क से चले जाए। दस साल से रियासत के अताब के निशाने पर मौजूद MQM उसके लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। उसने शायद पाकिस्तान में आने वाले ये अहम तरीन पाकिस्तानियों को, कि जिनके रगों में पाकिस्तान खून बन के दौड़ रहा है, जिन्होंने कुर्बानियां अपने हिस्से से ज्यादा वाली दी है इस पाकिस्तान के लिए, उनको शनाख्त दिलाइए। 2500 साल पहले सुकरात ने कहा था कि आपकी शनाख्त आपका मुकद्दर होती है, और शनाख्त वही होती है जिसको दूसरा कबूल करे। दूसरी बात उसने और ज्यादा अहम की, हमें 75 साल से, मैं शुक्र अदा करता हूं पाकिस्तान में बाकी तमाम बसी हुई कौमियतों ने, वो 75 साल से हमें बता रहे हैं आप महाजर हैं। हम 60 साल से कहते रहे हम महाजर नहीं, हम पाकिस्तानी हैं। वो कहते थे जी हम भी पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम सिंधी भी हैं बड़े फख्र के साथ। हम भी पाकिस्तानी हैं लेकिन हम बलोच हैं बड़े फख्र के साथ। हमें अपनी शनाख्त पे कोई शर्मिंदगी नहीं है, और मुझे पता नहीं कि हमें अपनी शनाख्त पे शर्मिंदगी किस वजह से थी। क्या आपको लगता है हम डर के आए यहां पे? हमारा अजदाद जान बचा के पाकिस्तान में आए, या इरादे और इख्तियार के साथ आए? आपके वोट ना पड़ते तो पाकिस्तान के वजूद का मुकदमा ही तैयार ना होता। और जनाब आली, मुझे ये कहने की भी इजाजत दीजिए, हम सिंध को भी जोड़ के और मुत्तहिद रखने के लिए अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके। अब किसी और की बारी है। आपने 50 साल पहले अहलियत पर, सलाहियत पर बंद इस तरह बांधा, 50 साल से कोटा है सिंध के शहरी और दही का। अगर हम ये समझते हैं ये सिंध के शहरी और दही का है तो हम खुद धोखे में। भुट्टो साहब जो जितना सिंध से जीते थे उतने ज्यादा ताकत के साथ पंजाब से जीते थे, और पंजाब जहां पे सिंध से ज्यादा देहात थे, तो कौमी लीडर, अक्सरियती लीडर भुट्टो साहब ने पंजाब में कोई शहरी और दही की तकसीम वाला कोटा सिस्टम क्यों नहीं लगाया? ये एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे लगाया हुआ कोटा नहीं था, दही और शहरी का नहीं था, ये लिंग्विस्टिक बुनियादों पे लगाया हुआ कोटा है। सिंध के शहरी इलाकों में रहने वाले और महाजरों की नुमाइंदगी की हैसियत से मैं पूरे यकीन से ये कह रहा हूं कि इस कोटा सिस्टम से हारी के बेटे को फायदा होता तो हमें अपनी कुर्बानी के जाया ना, हमें अपनी कुर्बानी देने पर कोई एतराज न हो रहा होता। अगर
को, सिंध के हारी को, सिंध के मजदूर को फायदा हुआ होता तो हमें लगता कि शायद हमने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी हुई है। हमने इस कोटे को कबूल कर कर, वो भी उतने मुतासिर हैं इस शहर के साथ होने वाली नाइंसाफी से जितने कि हम हैं। तो वो हमारे साथी हैं, हमारे पार्टनर हैं, और हमारे साथ मिलकर इस मुल्क को बचाना है तो पहली शर्त इस शहर को बचाना है इसको। इसलिए कि ये शहर अभी भी इतनी साजिशों के बाद, इतने हादसात के बाद, इतने ऑपरेशंस के बाद, इतनी कोशिशों के बाद कि शहर के हालात खराब हो ताकि यहां का सरमाया कहीं और चला जाए, उसके बावजूद भी आज भी ये 65% तक का रेवेन्यू दे रहा है। कभी ये भी गौर कीजिएगा, पूरा पाकिस्तान तो यहां बसा है, लेकिन रेवेन्यू दे कौन रहा है, ये टैक्स दे कौन रहा है? पूरा पाकिस्तान दे रहा है या नहीं दे रहा? और पूरा पाकिस्तान ना दे रहा हो तो कराची में पूरा बसा हुआ पाकिस्तान दे रहा है या नहीं दे रहा है? मैं तो कौमी असेंबली में पूछ चुका हूं कि आप हमसे टैक्स लेते हैं या जजिया लेते हैं? क्या जबान पर टैक्स लगाया हुआ है आप? ये दुनिया के किसी मुल्क में नहीं होगा जबान पर टैक्स लगा हुआ है जनाब। जबान पर पाबंदी लगी हुई है, जबान पर कोटा लगा हुआ है। किसी भी रियासत के वजूद का कम से कम मकसद ये होता है, कम से कम जिम्मेदारी ये होती है, कम से कम फर्ज ये होता है कि अपने लोगों को गिने तो सही। आज आपसे मदद मांगने आए। कराची में 3.5 करोड़ लोगों के लिए गंदुम आती है, और इस शहर में तो 1.5 करोड़ लोग बसते हैं। तो ये कौन पागल लोग हैं? ये कैसे ताजर हैं जो 1.5 करोड़, ये 3 करोड़ लोगों के लिए गंदुम भेजते हैं? पीपुल्स पार्टी ने इस 15 साल में एक कतरा पानी का इस शहर में इजाफा नहीं किया। यानी उनसे पहले का हमारा मेयर 10 साल आगे के कराची के लिए पानी का इंतजाम करके गया था। तो कराची में आज भी 1 से 1.5 करोड़ लोगों के लिए पानी की शॉर्टेज, 1 करोड़ लोगों के लिए। वो 10 साल पहले तकरीबन 1 करोड़ मजीद लोगों के लिए पानी का इंतजाम करके गया था। डॉक्टर साहब कह रहे थे इस शहर को गिने जाने का मसला पूरे पाकिस्तान में सेंसस के हवाले से किसी को परेशानी नहीं है। हम इसलिए परेशान हैं कि जिनको 50 साल से कम गिना जा रहा है वो शहर के लोग भी परेशान नहीं है। तो कराची वालों ने किसकी जिम्मेदारी लगा दी अपने आप को गिनवाने की? उन लोगों को जिनको आपने 24 की जगह 7 कर दिया है, बैलेट पेपर से वोट निकले हैं, तो वो तो ये साबित करते हैं। तो जो 14 सीट जीते थे यहां से, आप में से किसी ने वोट दिया है और वो जीते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं है इस शहर को गिनवाने की। उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं थी इस शहर में पानी लाने की। वो साहब जिनको 14 लोग, जिनको सिर्फ 3 या 4 एमएनएस लाहौर से मिले थे और यहां से 14 एमएनएस मिले थे, उनके लिए कराची एक दिन के लिए भी, एक दिन जितना, एक रात जितना भी अहम नहीं था। दिए होंगे यहां के लोगों ने, क्लास कॉन्शियस लोगों ने, अपनी शनाख्त पे शर्मिंदा लोगों ने, लेकिन पूरे कराची का फैसला ये नहीं था।
14 MNS जीतने वाली PTIM से वही कराची के लिए क्या कर रही है MQM। ओ भाई हम तो 4 रह गए हैं कराची में, तुम 14 क्या कर रहे हो ये बताओ। हमने किया कभी सवाल ये? हमने तो एक खाली कागज को लहराने को बयानिया समझ लिया है। और खुद हमारे MQM वाले बोलते हैं भाई हमारा कोई बयानिया होना चाहिए, हमारे 40 साल गुजरे हुए 40 साल हमारा बयानिया है। और जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो दुख और दर्द बयानिया है कि कम से कम रियासत को काम ये तो करना चाहिए कि इस शहर को जो पाल रहा है, जनाब आली आप कभी सुना है वो कहते हैं आप हम अपने हिस्से से ज्यादा वाला, मैंने पहले कहा है, सिंध को जोड़ने के लिए, कायम रखने के लिए, मुत्तहिद रहने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। हमसे पहले वाला कराची भी वो वोट उनको वोट नहीं देता था जिनको अंदरूनी सिंध देता था। इसीलिए 87 में MQM के उरूज ने, बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी ने असल हुक्मरानों को, पॉलिसी साजों को, मंसूबा साजों को ये खतरे में मुब्तला कर दिया कि उनका जो मंसूबा है कि सिंध के शहरी और देही इलाकों को तकसीम कराया जा सके, लड़वाया जा सके। उसके लिए उनको ये डर था कि नहीं उभरने वाली जो सियासी न कर दे, इसलिए 88 को होने वाले इंतखाबात से चंद दिन पहले हैदराबाद में चंद घंटों में 200 से 300 लोगों को शहीद कर दिया था। अकीदे को नहीं, हर अकीदे के लोग मारे गए थे लेकिन जबान एक जैसी थी। हर अकीदे के लोग मारे गए, हर सियासी पहचान रखने वाले, हर सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले कस्बा अलीगढ़ में मारे गए, जबान एक जैसी थी। फिर भी मैं ये ना कहूं कि किसको खतरा है। आज के इस जदीद दौर में दरपेश खतरे और अंदेशे भी कौमों को कौम बना देते हैं। अगर आपको डाउट है अपने कौम होने पर तो आपके खतरे और अंदेशे एक तरह के हैं, आपके साथ होने वाली नाइंसाफी एक तरह की है। तो इस कराची में 2017 में वाहिद हम थे जिन्होंने कराची की आबादी को, उस सेंसस को, उस मर्दमशुमारी को तस्लीम नहीं किया था। और इतना अंदेशा और खौफ, हमारा इतना यकीन की मंजिल पे पहुंचा हुआ था कि हम सेंसस से पहले गए थे कि आपकी जिम्मेदारी है इंसाफ दिलवाना। आज तक कोई पेशी नहीं हुई है, कोई एक दिन भी अदालत ने तकल्लुफ और तकलीफ नहीं फरमाई है कि पूछते आप कहना क्या चाह रहे हैं। हम सब पूरा हमें डरा के और धमका के कहता है कि इस शहर में सुन लो, इस शहर में पेशावर से ज्यादा पठान है। वो हमें डराते हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। हमें पता है ना कि नौशेरा का नौजवान पिंडी में रक्षा नहीं चलाने की इजाजत कराची इजाजत देता है, क्योंकि कराची अपनी जिम्मेदारी समझता है पूरे पाकिस्तान को। कुशादा कल्ब कराची, वसीओ ज़हन कराची, उसको कौन तंग नजर कह सकता है उस कराची को। हमें डराते हैं आप कि काबुल से ज्यादा अफगानी है। हमें आपसे पूछना चाहिए काबुल से ज्यादा अफगानी कर क्या रहा है इस शहर में? किसने आने की इजाजत दी है? किसने रखा हुआ है? पूछता है कराची, पढ़े लिखे लोग पूछते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स पूछ रहे हैं, किसको ठेका दे दिया आपने कराची का मुकदमा लड़ने का? मामला MQM के लोगों को गिनना थोड़ी है, आपको, सब लोगों को, कराची के पख्तूनों को भी गिना जाना है, कराची के बलोचों को भी गिना जाना है, कराची के पंजाबियों को भी गिना जाना है, कराची के सराइकियों को भी गिना जाना है, कराची के
کشمیریوں کو بھی گنا جانا ہے, بلتیوں کو بھی گنا جانا ہے, گلگلتیوں کو بھی کرنا ہے, پختون بھی, ہزاروال بھی, سب کو گنا جانا ہے. تو اردو بولنے والوں کو بھی گن لیجئے گا خدا کے لیے, میمنی بولنے والوں کو, گجراتی بولنے والوں کو, کاٹھیا واڑی بولنے والوں کو, میواتی بولنے والوں کو. آپ کم سے کم ہمیں گنیں گے بھی نہیں تو پھر ہم سے کس طرح کی وفاداری کی امید رکھتے ہیں؟ آپ ہمیں نہیں گننا چاہتے, اس کا مطلب آپ ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتے. آپ کی ذمہ داری پاکستانیوں کو گننا ہے نا. تو آپ کیا گنے جا رہے ہیں؟ اور نہیں گنے جا رہے تو کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ کراچی میں, اب میں آپ کو حکومت کے اعداد و شمار, میں آپ سے کچھ اور بات کرنے آیا تھا, آپ سے مدد طلب کرنے آیا تھا کہ پاکستان کو تعمیر کیسے کرنا ہے. یہ بدلتی ہوئی دنیا ایک بہت بڑی تبدیلی کے نعرے سے تبدیل نہیں ہوگی. باہر سے ایک بہت بڑی تبدیلی کی لہر آ رہی ہے, 30-35 سال میں پوری دنیا کو تبدیل کر دے گی. اور آپ کو تبدیل نہیں کرنے جا رہی, وہ آپ کو رونتی بھی گزر جائے گی. اچھا ہوتا کہ اندر سے تبدیلی لے آتے, اچھا ہوتا کہ پوری دنیا میں بچا ہوا واحد بد نصیب ملک ہے جاگیردارانہ نظام جہاں پر ہے. تو جناب عالی حکومت کی فیگرز بتا رہا ہوں, میں لمبی تقریر کر دوں تو مجھے کوئی اشارہ کر دے, میں واپس آ جاؤں گا. یہ تھوڑے بہت کیمرہ نہیں ہوتے تو میں اور سچائیاں بیان کرتا. آدھی زندگی بہت ہوتی ہے ایگزائل میں گزارنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ حکومت فرما رہی ہے, حکومت یہ فرما رہی ہے کہ وہ شہر جس میں دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے, پاکستان میں نہیں, دنیا میں سب سے زیادہ اربنائزیشن ہوئی ہے, وہاں پر گھر بنے 7%. یہ اعداد و شمار تقابلی ہیں, کسی قوم کے خلاف سیاسی نہیں ہے. وہاں گھروں میں اضافہ ہوا ہے 7%, لاڑکانہ میں ماشاءاللہ 27% ہوا ہے. میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی کیا تیل نکل آیا ہے وہاں پہ, کون کون سی بڑی انٹرنیشنل کمپنیز آ گئی ہیں, کوئی ایسی فیکٹری بھی لگ گئی ہے جو 2-4 لاکھ افراد کے لیے نوکری کا انتظام کر دیا ہو. جیکوبات میں 46% اضافہ ہوا ہے آبادی میں. آپ 17% تک نہیں پہنچ سکے. پورا پاکستان یہاں آ رہا ہے اور آبادی کم اس شہر کی ہو گئی. آپ میں سے کوئی ایک آدمی, آپ کی تعلیم, آپ کی ڈگری, آپ کا دانش, آپ کراچی رہنے والے ہیں, کوئی بتائیے کہ کراچی کے آبادی کم ہونا تو آج کے دور میں بہت اچھی بات ہے بھائی. کہ کراچی میں آبادی کے کم ہونے کے کتنے امکان ہیں؟ نہیں ہے تو آپ پریشان کیوں نہیں ہیں؟ 20 لاکھ سے کم آبادی دکھانے جا رہے تھے. یہ بلیک میلر ایم کیو ایم والے, انہوں نے شور نہ مچایا ہوتا تو 1,85,000, یہ 50 لاکھ افراد یہ دہشت گرد ایم کیو ایم والوں نے برآمد کر کے دکھائے ہیں شہر میں. صرف برآمد نہیں ہوئے ہیں, یہ ثابت ہوا نا جو کچھ آپ کرنے جا رہے تھے اپریل کی 7 تاریخ کو, وہ شہر کے ساتھ دھوکہ تھا, اور دھوکہ بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, انجینئرز بیٹھے ہیں, آپ آئیے ہمارے ساتھ سڑک پہ, ہر ایک کے باپ کو گننا پڑے گا. پھر ہمیں کیا کہہ رہی ہے حکومت؟ اپنی ذمہ داری لینے کے بجائے وہ کہہ رہی ہے جناب مسئلہ یہ ہے کہ آپ عجیب لوگ ہیں, آپ نے اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بنا لی, اب کم بختوں اتنی اونچی ہم سے بول رہے ہیں کہ بلڈنگوں میں کون جائے گا بھائی اوپر سینسس کرنے. وہ کہہ رہے ہیں کراچی کی 32,000
कसीर उल मंजिला हाई राइज बिल्डिंगों को हमने नहीं गिना है। आप तस्लीम कर लेते हैं ना गिना, उनको छोड़ दिया जाए, कोई बात नहीं। ये हमारी गलती है, शहर की गलती कि आप इतनी ऊंची इमारतें, इतने ऊंचे अज़ाइम हम रखते क्यों हैं। वो कह रहे हैं कि कराची में 17,000 ब्लॉक थे, जरा 7-8 हज़ार में हम लोग कर नहीं पाए। कितने फीसद होते हैं 17 कैसे? और फिर बताएं पाकिस्तान कराची का, सिंध का सबसे गुंजान तरीन आबादी वाला शहर कौन सा है? कराची के अलावा कोई और सा शहर है तो नाम जरा कोई मुझे मेरे इल्म में इजाफा करे। कराची में जो ब्लॉक्स बनाए गए हैं, एक मर्दमशुमारी 187 है, लाड़काना में 240 है, कहीं 270 है। यो भाई ये तरक्की कैसी है? सुलेमानी टोपी पहनी हुई इस तरक्की ने, अंदरूनी सिंध जाओ तो आपको तो नजर नहीं आती है। इतनी कंस्ट्रक्शन हुई है तो सारी बड़ी लोग कहते हैं 80% कंस्ट्रक्शन कराची में होती है, सिंध की अंदरूनी सिंध में होती है। एक ये मैं आपको MQM के नहीं सेंसस कमीशन की आदाद और शुमार बता रहा हूं। कराची पूरे पाकिस्तान में 9% लोग ऐसे हैं जो एक घर में एक आदमी रहता है, और 9% लोगों में 8% जहां रहने की जगह ही नहीं है। कराची में एक ब्लॉक में एवरेज 1000 लोग रहते हैं, अंदरूनी सिंध में एवरेज एक ब्लॉक में 2000 लोग रहते हैं। आप इसमें से ऑफिशियल फिगर की को आप में से कितने लोग इसको आपको लगता है ये काबिल कबूल, काबिल फहम, काबिल यकीन है? अगर आपको गुस्सा नहीं आ रहा मेरी बात सुन के तो मुझे डिप्रेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि हम MQM को गिनाने नहीं निकले, हम पाकिस्तानी को गिनवाने लग निकले। कराची की बात इसलिए करेंगे कराची के नुमाइंदे, हैदराबाद वाले इसलिए कह रहे हैं हैदराबाद के नुमाइंदे हैं। तो बाकी लोग जो जीते हैं कराची से 14, वो कहां के नुमाइंदे हैं, किसके नुमाइंदे हैं? उन्होंने सिर्फ बैनर लगाने हैं कि MQM ने मर्दमशुमारी को बेच दिया, तो आप खरीद लेते मेरे भाई। तो जनाब आली, हम आपसे ये मदद भी लेने आए हैं और आपसे ये ताउन भी लेने आए हैं और आपसे ये मशवरा भी लेने आए हैं। इस 3.5 करोड़ की इस आबादी को कितना गिन लें वो हम कहते हैं अच्छा अल्लाह का शुक्र है, आपने बड़ा एहसान किया, हम पे करम कर दिया है, हम गैर मुल्कियों को भी गिन लिया। कुछ ताउन कीजिए हमारे साथ। हम ये ना कहेंगे जब तक एक आदमी ना गिरा जाए पूरे पाकिस्तान में, जब तक वो ना गिना जाए, मर्दमशुमारी को मुकम्मल ना समझा जाए। और आप बताइए, जो रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सके वो मर्दमशनासी कहां से करेगी? तो जिनकी मर्दमशनासी हो सकती थी, आपने उसी कौम को जद पे लिया। 30% और 60% का 70 में 3 शहरों की आबादी को 40% बताया गया था। आज 33% बताया जा रहा है। अगर वो हम
7 اپریل کو حب الوطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سینسس کو تسلیم کر لیتے تو 30% ہو جاتا. ہمیں میسج آیا ہے سندھ کے حکمرانوں کا, ایوریج مینٹین رکھیں چاہے آبادی کوئی بھی ہو. تو بھائی یہ سیاسی مردم شماری ہے, انتظامی مردم شماری ہے, لوگوں کو گننا ہے یا زبانوں کو گننا ہے, سیاست کو گننا ہے, سیاسی مفادات کو گننا ہے. مہاجر کراچی میں اقلیت ہو گئے, ثابت کرو نا یار. جو باہر کے لوگ آئے ان کو گنو تو صحیح. اقلیت ثابت کرو. اقلیت کی سند ہے, دانش کی سند نہیں ہے. علم میں سے دانش کو ایکسٹریکٹ کرنا پڑتا ہے, اور دانش دکھ درد کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. آپ کو اپنی شناخت اگر نشانے پر ہے تو آپ کس کے انتظار میں بیٹھے؟ کوٹا سسٹم لگایا گیا تھا. آج سب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم. کوٹا سسٹم کیا تھا؟ کوٹا سسٹم یہ تھا کہ بھائی یہ اتنا تیز کیوں دوڑ رہا ہے, یہ میرا معذور ہے, اس کی ٹانگ کاٹ کے اس کو لگا دو. اگر اس معذور کو ٹانگ لگانے کے بعد وہ تیز دوڑنا شروع کرتا تو شاید ہمیں اپنے کٹے ہوئے پیر کی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. ہمارے کوٹے کے بعد ملک دوڑا ہے یا تھک کے بیٹھ گیا ہے؟ سندھ کو کوئی فائدہ ہوا ہے اندرون سندھ کے تو بتائیے ہمیں. تو جناب عالی مردم شماری پہ صرف اتنا ہی کافی ہے. دکھ تو اور بھی ہیں زمانے میں, لیکن یہ دکھ اگر اس کو اگنور کر دیا, اس وقت آپ کی آبادی کو آدھا مردم شماری کے ذریعے, پھر آدھا ووٹر لسٹ کے ذریعے, پھر آدھا ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے لمیٹیشن آپ کی کر دی گئی ہے. آپ کو پاکستان کی حب الوطنی میں یہ قبول ہے یا پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ اس 50 سال سے چلانے والے حکمرانوں کو اندازہ ہو گیا ہے. پاکستان بچانا ہے تو انہی کے سپرد کرنا پڑے گا کہ جن کے اجداد نے یہ ملک چلا کے دکھایا تھا. پاکستان بچانا ہے تو انہی لوگوں کے حوالے کرنا پڑے گا جنہوں نے بنایا تھا. جو بنانا جانتے ہیں وہ بچانا بھی جانتے ہیں. بنا کے بھی دکھایا ہے, بچا کے بھی دکھایا ہے, اور چلا کے بھی دکھایا ہے. اس سوال پہ کبھی اور بحث کر لیں گے کہ 40 سال میں ایم کیو ایم نے کیا دیا کراچی کو. بھتے کے علاوہ, بند بوری لاشوں کے علاوہ, غنڈہ گردی کے علاوہ کسی اور دن پہ رکھ لیجیے گا. یہ سوالات اس لیے موجود ہیں کہ ہم اپنی شناخت سے شرمندہ ہیں, اپنے جیسے لوگوں سے شرمندہ ہیں. اس جاگیردارانہ مزاج کے پاکستان میں تو لیڈر وہی ہے جو آپ جیسا نہ ہو, جس کو آپ سجدہ کرتے ہو, جو آپ کی گلی میں نہ رہتا ہو, آپ کے محلے میں نہ رہتا ہو, آپ کی طرح کا نہ ہو, جس کو آپ دیکھنا دیدار کرنے جانا پڑے. تو جناب ہم پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں. ایک بڑی اکثریت نے, ہو سکتا ہے ہم میں 2 4 6 8 10 12 لوگ لے گئے ہوں, لیکن آپ کو 10 12 15 ہزار وہ لوگ نہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں جو ایم کیو ایم میں آئے بغیر ایم کیو ایم میں کیوں نہیں دیتے. اگر چھوڑا ہوا تو یہ 50 60 لاکھ جو جمع کر دیے نا, یہ بھی نہیں ہوتے. ہم گالی کھانے کو تیار ہیں, لیکن آپ کے مستقبلوں کو بچانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. سیاست ہمارا پیشہ نہیں ہے, یہ ہمارے مستقبل کی گواہ. میں اور آپ ٹیکس نہ دیں, دنیا بھر میں
VIP وہ ہوتا ہے, سب سے وفادار وہ ہوتا ہے جو ٹیکس دیتا ہے. یہی شہر, فقط یہی شہر ٹیکس دے رہا ہے. اس لیے نہیں یہاں صنعتیں ہیں, یہاں تجارت ہے. اصل بات بتائیے کہ پاکستان کا دوسرا پورے لاہور کا دکاندار مل کر جتنا سیلز ٹیکس دیتے ہیں اتنا لیاقت آباد کی لوور مڈل کلاس کی بستی دیتی ہے. آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ تالی بجانے کا نہیں ہے. دے تو رہے نا جرمانہ بھی, جزیہ بھی, ٹیکس بھی, تو پھر آپ کے ساتھ وہ سلوک کیوں ہے؟ سوال کرتے ہیں کراچی, یہ سندھ میں اور کراچی میں 15 سال سے لاہور کا میئر اس وقت کے بلدیاتی نظام کی کامیابی کے لیے کہہ رہا تھا کراچی جا کے دیکھو. ایسا ہی ہے, اور دنیا میں کراچی بتا رہا تھا. تو کون سی جماعت تھی جس نے کراچی کو ایسا کر دیا تھا کہ لوگ کر کے نکل رہے ہیں؟ کراچی کو بائی پاس کر کے نکلیں گے, ملک کی ترقی بائی پاس کر کے چلی جائے گی. آپ کو, آپ نے کراچی کو ڈسٹرب کیا تھا کہ کراچی کا سرمایہ کہیں اور چلا جائے, وہ اڑ کے بنگلہ دیش میں پہنچ گیا. ہونا چاہیے, اڑ کے جائے گا دبئی, اڑ کے جائے گا نیروبی, اڑ کے جائے گا یوگانڈا, ملائیشیا, سنگاپور, بنگلہ دیش. آپ ہمیں صحیح گنیں, ورنہ آپ کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. ہم کم سے کم یہ چاہتے ہیں کہ انجینئر سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, کون سی موٹر سائیکل پسند کریں گے آپ پیزے کی ڈیلیوری کے لیے؟ پانڈا فوڈ کے لیے؟ اس سے انجینئرنگ اب اپنے فیوچر کی نہیں کر پائیں گے. اپنی شناخت پہ شرمندہ ہونے کے بجائے شناخت پہ جمع ہونے کا وقت ہے. پاکستان سے سب سے بڑی محبت یہ ہوگی کہ پاکستان بنانے والے اپنے آپ کو پہچان لیں. آپ کی پہچان کے ساتھ پاکستان کی پہچان ہے. مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ سے بہت سارے موضوعات پہ بات کرنی تھی, لیکن وہ شہر جس کو صحیح گنا جانا تھا, جہاں پہ مسئلہ تھا, وہ نہیں گنا جا رہا. جن کی گنتیاں مکمل ہو گئی تھی وہاں ایڈ ہو رہے ہیں لوگ. ابھی ہم نے جو تاریخ بڑھائی تھی تو ہم نے پوچھا تھا کہاں کہاں مسئلہ ہے, انہوں نے کہا کہیں بھی مسئلہ نہیں, سارا پاکستان مطمئن ہے. لیکن پورے پاکستان میں شروع کی گئی, جہاں پہ مکمل ہو گئی تھی. کراچی میں ابھی بھی آبادی میں جو اضافہ تھا 12% تھا پرسوں تک, اندرون سندھ میں 15% تھا, یہاں مکمل ہو چکی تھی. جو بھی کرنا ہے ہم کو اور آپ کو مل کر مذکورہ مال حکمرانوں سے نکلوانا ہے جو شہر کو لوٹا ہے. ان کو MQM کے 200 لوگ لاپتہ ہوئے ہیں, لیکن اس شہر کے 1.5 کروڑ لوگ لاپتہ ہیں جو گنتی میں نہیں آئے. اور ہماری گنتی نہیں ہوئی تو پھر آپ آئے تو 1.5 کروڑ کی آبادی کے لحاظ سے ٹیکس لینا. ٹیکس آپ 3.5 کروڑ لوگوں کی آبادی کے لحاظ سے لے رہے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب کی آمد کا اور خاص طور پہ مجھے بلانے کا.
ہماری عزت افزائی ہوئی ہے، اور وہ تمام موضوعات جس پہ آپ سے بات کرنی تھی، میں انجینئر سے کہوں گا کہ بیٹھیں اور اپنے آپ کے لیے کوئی اور نہیں آئے گا، آپ کو اپنا خیال خود کرنا ہے. آپس میں بیٹھیے، منصوبے بنائیے. ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہے، اور ہمیں اپنی حفاظت خود کرنی ہوگی، اپنا خیال خود کرنا ہوگا، اپنے آپ کو خود گنوانا پڑے گا. جو صاحب رائے لوگ ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا 10 تاریخ کو ہم یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس مردم شماری کا حال یہی رہا تو پھر ہمیں کون سے اقدامات اٹھانے، اس میں مجھے اور ہم سب کو، ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو، آپ سب کی رائے کی ضرورت ہے. گننا ایم کیو ایم کو نہیں ہے، گنوانا آپ سب کو ہے. اس میں مدد کیجیے کہ کم سے کم ہمارے اس ملک میں رہنے کا ایک جواز تو بچے کہ ہمیں پہچانا گیا ہے اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے گنوایا گیا ہے. اور پاکستان سے بھی یہی کہ بھائی اور کیا چاہیے آپ کو، بنا لیا بچانے کے لیے، بنانے کے لیے 25 لاکھ افراد کی قربانی لی ہے، بچانے کے لیے 7 لاکھ لوگوں کی قربانی لی ہے. کئی بار جمہوریتوں کے لیے، کبھی نظام مصطفیٰ کے لیے قربانی کے لیے آپ نے اس شہر کو قربان گاہ سمجھا ہوا ہے. پھر بھی تمام پورے پاکستان میں بسنے والے، ہجرت کرنے والوں کی اولادوں کی طرف سے پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں پاکستان کہ اور کتنوں کا لہو چاہیے تجھے اے ارض وطن، جو تیرے عارض گلنار کو، تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے. کتنی آہوں اور کتنوں کا لہو چاہیے تجھے اے ارض وطن، جو تیرے عارض بے رنگ کو گلنار کرے. کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو ہوں جو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں. کتنے پیمانوں کے پرزے ہوئے تیرے ایوانوں میں، کتنے خواب تھے جو تیری شاہراہوں پہ سنسار ہوئے. ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے. جی ناظرین، تو آج آپ نے پروگرام دیکھا، پروگریسو انجینئرنگ پلیٹ فارم سے عید ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا تھا، جس کے چیف گیسٹ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، اور بہت بڑی تعداد میں مہمانوں نے یہاں پہ شرکت کی تھی، اور ہم نے کچھ لوگوں کے ویوز بھی آپ کو سنوائے، اور لوگوں نے کیا کہا ایجوکیشن کے حوالے سے، انجینئرنگ کے حوالے سے، سب ہم نے آپ کو بتایا. جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.